Hello students, welcome to the EduExcel channel, an e-learning platform which is an initiative by YAC EdTech Private Limited. This is your mentor Abdul Ahad and today I am here to discuss you the 9th entrance PYQs for the session of 24-25. Last year आपका जो साइंस का पेपर आया था उसमें बेटा बायोलॉजी का सबसे ज्यादा पोर्शन था। आपका जो टोटल होता है मार्क्स साइंस का उसका जो है वो 30 मार्क्स का होता है, बट अब की बार जो है वो एएमयू ने चेंज कर दिया है। पहले आपका जो होता था मैं आपको बता दूं, मैथ्स, साइंस और साथ ही साथ लैंग्वेज में आपके पास उर्दू, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस हुआ करते थे। ये आपके पास पहले था। क्या था? मैथ्स के सर 30 क्वेश्चंस आते थे, साइंस के 30 आते थे और 25 ये आता था, लैंग्वेज का टोटल मिलाकर के 85। बट अब की बार चेंज क्या करा है कि मैथमेटिक्स के आपके 25 क्वेश्चंस हैं, साइंस के भी आपके 25 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन यहां पर डाले हैं एसएसटी के और 25 आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन जैसे थे वैसे ही हैं। ये मिलाकर के आपका 85 क्वेश्चंस है और 15 मार्क्स का आपका जो है वो फिर इसको क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू होगा इंशाल्लाह, जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे। ओके बच्चों, सो यहां पर क्या था, पिछली बार जो 30 क्वेश्चन आए थे, आउट ऑफ 30 17 क्वेश्चन जो थे वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के पोर्शन से थे, यानी कि बायो का अच्छा खासा पोर्शन आया था जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। और आज मैं ये पीवाईक्यूज लेकर के आया हूं, आपको पास लेक्चर भी अवेलेबल है, उनको भी आपने देखा होगा, क्लास में भी अटेंड किया है, यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं, वहां पे भी मैंने सारी चीजें डिस्कस करी हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो वहीं से आए हैं। सो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आपका एक क्विक रिकैप हो जाएगा। इसी तरीके से हर साल के मैं आपको करीब 10 साल के जो है वो पेपर सॉल्व करा दूंगा आपके एंट्रेंस से पहले पहले। ओके, सो यहां पर स्टार्ट करते हैं बेटा। ये फॉर द सेशन ऑफ 24-25 आपके ये क्वेश्चन है जो कि 17 क्वेश्चन आए थे, उसको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। ओके, तो बिना किसी देर के बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट the projections of varying length protruding out of amoeba's body, अमीबा की बॉडी से जो प्रोड्यूजन बाहर निकलते हैं उनका नाम क्या होता है? इस तरीके से जब अमीबा होता है आपका, वो फूड कैप्चर करने जाता है, लेट्स से कि यहाँ पर एक फूड पार्टिकल है, उसको वो कैप्चर करने के लिए क्या करता है, इसको प्रोट्यूड करता है, इसको आगे की तरफ बढ़ाता है और इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको सीडोपोडिया कहा जाता है। सीडोपोडिया क्या होता है आपका? सीडो स्टैंड्स फॉर फॉल्स, सीडो क्या होता है आपका? फॉल्स होता है, और पोडिया जो आपका होता है वो क्या होता है बेटा? फीट होता है, यानी कि फॉल्स फीट होते हैं। एक्चुअली इनके फीट नहीं होते हैं, दे आर दी फॉल्स फीट। तो सीडोपोडिया की मदद से वो इस तरीके से आगे बढ़ाता है और उसको एंगल्फ कर लेता है। ओके, तो इस तरीके से अपना न्यूट्रिशन हासिल करता है अमीबा। तो ये क्वेश्चन इस बात से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? योर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स अकॉर्डिंग टू दी 5R प्रिंसिपल, ठीक है, 5R प्रिंसिपल which a responsible citizen should remember towards developing an environment friendly habit, which of the following is not among the 5Rs? तो उस 5Rs में से कौन सा नहीं होता है बेटा? तो रिकवर है, रिड्यूस है, रीयूज है, रिसाइकिल है और रीपर्पज है। ये 5 चीजें उसकी होती हैं। रिजेक्ट करने का कोई भी इस तरीके से नहीं होता है। रिड्यूस करने का ऑल्दो होता है कि आप उस चीज को जो है वो रिड्यूस करें, उसको यूज का जो है वो कम करें, उसको रिजेक्ट करने का नहीं है कि बिल्कुल आप उसको कंडेम नहीं कर सकते पूरी तरीके से। तो ये रिजेक्ट का कंसेप्ट उसके अंदर नहीं था वो 5 Rs में से। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज रिजेक्ट, कि उसमें से रिजेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 अगला आया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, अल्कोहल, बेवरेजेस। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो आपको याद होगा कि क्लास में मैंने यीस्ट के बारे में आपको पढ़ाया था। यीस्ट एक प्रोसेस में काम करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। उसे क्या कहते हैं बेटा? फर्मेंटेशन कहते हैं, जिसमें कि आपका जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपका जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन होते हैं। एज अ बाई प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, तो अल्कोहल से क्या होते हैं? अल्कोहलिक बेवरेजेस बन जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि हाँ क्या होता है कि वो जो चीजें फ्लफी होती हैं,
केक आपका स्पॉन्जी है, चीज के अंदर होल्स हैं, ये सारी चीजें जो है, ब्रेड आपकी फ्लफी होती है, आपके भटूरे जो होते हैं वो फूल जाते हैं, आपकी नान की रोटी होती है वो सारी फूलती है, किसकी वजह से? इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो यीस्ट की वजह से ये सारा हो रहा है। और यीस्ट किससे बिलोंग करता है? फंजाई ग्रुप से बिलोंग करता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको क्लास में कई बार पढ़ाया है और आपके डीपीटीज में भी ये क्वेश्चन आ चुका है और मेजर में भी आया है, यानी कि संडे में जो टेस्ट होता है, इवन आपकी जो टेस्ट सीरीज अभी चल रही है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो बेटा टेस्ट सीरीज के बारे में बता दो कि एडू एक्सेल में टेस्ट सीरीज चल रही है, कंटिन्यूअसली चल रही है, ठीक है। 5 टेस्ट सीरीज लास्ट में बची हुई हैं आपकी, ये जो स्टार्ट हो रही है कल से, ओके। सो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको भी पता चल जाए कि हाँ भाई कितना आप गेन कर ले रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम शाफ एंड हे विद द हेल्प ऑफ विंड। विंड की हेल्प बता दिया बेटा। इसमें क्या होता है? 2 प्रोसेस हम लोगों ने सेपरेशन के पढ़े थे, आपको याद होगा। एक हमने पढ़ा था कि सर, एक को आपने बताया था कि थ्रेशिंग होता है, दूसरा आपने बताया था कि विनोइंग होता है। तो ये 2 प्रोसेसेस हम लोगों ने पढ़े थे। थ्रेशिंग क्या था प्रोसेस? यानी कि वो शाफ्ट को पकड़ करके इस तरीके से एक प्लैंक पे पीटा जाता था, ठीक है। तो उससे क्या होता था? ग्रेन्स अलग हो जाते थे, शाफ अलग हो जाता था, ओके। विंड का कोई इस्तेमाल इसके अंदर नहीं होता था। तो विंड का जब इस्तेमाल नहीं है तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। दूसरा आपका क्या करा जाता था? यानी कि विंड का इस्तेमाल इस तरीके से ऊपर से ग्रेन्स को डाला जाता था, उससे हे और शाफ जो है वो सेपरेट हो जाते थे, दूर हल्के क्यों हल्के होते थे, वो आगे की तरफ मौजूद हो जाते थे और ग्रेन्स बीइंग हैवियर वो नीचे की तरफ मिल जाता था। तो विनोइंग आपका जो प्रोसेस होता है इसमें विंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट्स सी, यहां पर आपका ऑप्शन सी जो है विनोइंग, ये आपका दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन के चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? व्हिच अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन आ गया। व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड? ये आपको मैंने बहुत बार क्लास में कराया कि कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से होता है? ये सर वायरस की वजह से होता है। इसी की वजह से क्या होता है कि ये 3 दिन आपको वायरल नॉर्मल होता है। मैंने आपको बताया भी था ये बात कि नॉर्मल वायरल जब आपको होता है तो क्या होता है, डॉक्टर आपको दवा देते हैं, उससे सीवियरिटी कम हो जाती है, लेकिन वो 3 दिन तक चलता है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरियल डिजीज के खिलाफ काम करती हैं, वायरल डिजीज के खिलाफ काम नहीं करती हैं, ओके। तो यहां पर ये क्या हो गया बेटा? वायरस हो गया। मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग द फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज, कौन सी सबसे बेस्ट टेक्निक होती है? तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि चेन पंप है, मूट है, तो ये दोनों तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए, ठीक है। स्प्रिंकलर और ड्रिप, स्प्रिंकलर के बारे में मैंने आपको सबसे खास एक चीज बताई थी कि जब अनइवन लैंड होता है तो उसके लिए स्प्रिंकलर जो है वो यूज होता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपकी इस तरीके से आपने क्रॉपिंग कर रखी है इस पैटर्न में, तो उसी के बराबर में क्या होती है, एक पाइपलाइन ऐसे करके जो है वो बिछा दी जाती है और इस पाइपलाइन से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो पानी गिरता जाता है और सॉइल को जितना पानी चाहिए, प्लांट को जितना पानी चाहिए, वो प्लांट को पानी भी मिलता जाता है और साथ ही साथ क्या होता है कि भाई पानी का वेस्ट भी नहीं होता है। सो दिस इज द बेस्ट टेक्निक जहां पे वाटर स्कार्स होता है या नॉर्मल अगर आप वाटर नहीं वेस्ट कर रहे हैं तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो होता है, दिस इज द बेस्ट टेक्निक इन ऑर्डर टू वाटर दीज प्लांट्स, ओके। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया। क्रॉप प्रोडक्शन से ये चैप्टर से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका रिप्रोडक्शन से आ गया, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड आउट ऑफ दीज क्रोमोसोम्स एंड आउट ऑफ दीज 44 बेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके ऑटोसोम्स होते हैं और 2 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? आपके एलोसोम्स होते हैं, या फिर इन्हीं को जो है हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं सर, ठीक है। तो ये सेक्स क्रोमोसोम के बारे में मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 2 इस जगह पर लगा हुआ है। कौन कौन से होते हैं? एक एक्स होता है, दूसरा भी एक्स होता है फीमेल के अंदर, और एक्स और वाई होता है किसके अंदर? मेल के अंदर, ओके। तो ये चीज मैंने आपको याद होगा कि रिप्रोडक्शन के उस चैप्टर में आपको ये पढ़ाई थी, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंडर, ठीक है ना। एडोलेसेंस से शायद ये वाला क्वेश्चन है, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। द मेल सेक्स हार्मोन, एडोलेसेंस से आ गया,
यानी कि सेक्स हार्मोन मेल के अंदर कौन सा होता है, तो हम लोगों ने देखा था कि सर टेस्टोस्टेरोन होता है। यहाँ पर एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये दोनों किसके अंदर होता है बेटा, फीमेल के अंदर होता है। इंसुलिन आपके शुगर लेवल को मेंटेन करता है, टेस्टोस्टेरोन आपका मेल हार्मोन होता है, ये हम लोग पढ़ा था एडोलेसेंस वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। रिप्रोडक्शन से फिर से आया है क्वेश्चन, डॉली द शीप यानी कि क्लोनिंग के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था, डॉली द शीप वाज प्रोड्यूस्ड बाय। अब यही टॉपिक ही बता दिया कि भाई साहब किससे, सिंपल, इतना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्लोनिंग के जरिए से डॉली द शीप को की जो है वो बर्थ हुई थी। मैमरी ग्लैंड लिया गया था एक शीप का, ठीक है, उसके अंदर से क्या करा गया था, दूसरे का क्या लिया था, एग सेल लिया था। ये एग सेल लिया था, ये मेमोरी ग्लैंड से सेल लिया था, ठीक है। अब एग सेल में क्या किया था, ये न्यूक्लियस ये वाला हटा दिया था और इसका न्यूक्लियस जो है वो प्लेस कर दिया था। फिर जब बर्थ हुई थी आपकी, तो ये किसके किसके जैसा था, इस वाली शीप की तरह था जिसका हम लोगों ने मेमोरी ग्लैंड लिया था। तो ये क्या था बेटा, ये क्लोनिंग के प्रोसेस से हम लोगों ने ये सारी चीजें करी थी। तो आई होप इट्स क्लियर कि आपको याद आ गया होगा कि क्या क्या मैंने क्लास में पढ़ाया था। मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, all organisms other than bacteria and blue green algae, क्या कहते हैं उनको। आप ये देख रहे हैं किसी बच्चे का ये पेपर है जिसने प्रोकैरियोट्स फौरन लगा दिया। मैंने कहा था कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे, ये दो, दीज टू आर एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट्स। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, एक्सेप्शन पूछा है, कह रहा है इनके अलावा ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स, इनके अलावा बाकी ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटा, बाकी ऑर्गेनिजम्स इनके अलावा यूकैरियोट्स होते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां आप अक्सर कर देते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव कि हाँ क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। इस चीज से बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि ब्लू ग्रीन एल्गे और बैक्टीरिया देखा खट से प्रोकैरियोट्स लगा दिया, ऐसा नहीं करना है बच्चे। क्या पूछ रहा है, ये आपको पूछ रहा है कि भाई साहब इनके अलावा कौन कौन होते हैं, तो सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या पूछ रहा है, न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज। न्यूक्लियस के बारे में आपको याद होगा, मैंने इस तरीके से न्यूक्लियस पढ़ाया था कि इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और कैसी होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पोरस होती है, उसके ऊपर पोर प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। और इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके अंदर साथ ही साथ एक न्यूक्लियोलस होता है जो कि राइबोसोम्स की फैक्ट्री होता है, और कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है क्रोमैटिन फाइबर्स। तो क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होते हैं बेटा, इन्हीं के अंदर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है जो कि डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये क्रोमैटिन फाइबर्स एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कुछ इस तरीके का, एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम, जिसको कहा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखा है कि न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस तो होता है लेकिन ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, डीएनए। और ये फिर यहाँ पर क्या दे रखा है कि सर यहाँ पर क्रोमोसोम्स दे रखा है। तो क्रोमोसोम्स आर दी करेक्ट आंसर कि क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि क्रोमेटिन फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि ये आपका कंजर्वेशन से पूछ लिया। बाय रिसाइकलिंग पेपर, आपको याद होगा कंजर्वेशन में लास्ट में मैंने पेपर के बारे में पढ़ाया था, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर में। बाय रिसाइकलिंग पेपर वी सेव, क्या बचा ले रहे हैं हम, बर्ड्स बचा रहे हैं कि सॉइल बचा रहे हैं कि एनिमल्स बचा रहे हैं, एनर्जी बचा रहे हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चे आप क्या समझोगे कि हाँ भाई पेपर को रिसाइकिल करेंगे तो पेड़ बचा लेंगे, तो उससे बर्ड्स बच जाएंगे, सॉइल बच जाएंगे, एनिमल्स बच जाएंगे। तो इस तरीके से नहीं सोचना है। बेसिकली क्या सोच रहे हो आप, अगर पेपर बना रहे हो तो उसमें क्या लग रहा है, अच्छी खासी एनर्जी भी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप यहाँ पर एनर्जी को मेन सेव कर रहे हैं। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव कि किस तरीके क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया है। ऑल द एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या हो रहा है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर से हम क्या कर ले रहे हैं, एनर्जी को सेव कर ले रहे हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन, क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड फॉर लेइंग एग्स आर। वो बर्ड जो कि दूसरी जगह जाती है, याद करिए आपको उसमें पढ़ा था कंजर्वेशन में कि जब बहुत हार्श कंडीशन हो जाती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है, तो क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइबेरिया का केस मैंने पढ़ाया था कि वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, तो वहां से साइबेरियन क्रेन जो है वो माइग्रेट कर जाती हैं, माइग्रेट करके आती हैं, उनको जहां पर बहुत अच्छे से खाना मिलता है, उनको फीड करने के लिए सारी चीजें मिल जाती हैं, उनको अपने अंडे देने के लिए जगह मिल जाती है, वो वार्मथ मिल जाती है, तो इसी वजह से वो क्या करती हैं, वो माइग्रेट करती हैं। तो उन बर्ड्स को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं बेटा माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो माइग्रेट कर रही हैं, एज सिंपल एज दैट। ओके,
मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? What role does penicillin play in medicine? पेनिसिलिन के बारे में पूछ लिया कि पेनिसिलिन क्या रोल प्ले करता है। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। और किससे बनाया गया था इसको? पेनिसिलियम से बनाया गया था। और पेनिसिलियम एक फंगस था जिससे इसको जो है वो बनाया गया था। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी वो पेनिसिलिन थी। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। कह रहे कॉजेज इन्फेक्शन, कह रहे एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन होगा, कभी नहीं हो सकता। ट्रीट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वाले इन्फेक्शन पे काम करती है, उसको सही करती है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रोमोट्स वायरल ग्रोथ, किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रही है। हैज नो इफेक्ट, ऐसा भी नहीं है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर कि क्या हो रहा है सर कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो रहे हैं उसको ये ट्रीट करती है। क्यों? क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। और एंटीबायोटिक का जो काम होता है वो यही होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज जो होते हैं उसके अगेंस्ट ये कॉज करती इफेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। यानी कि प्रोटोजोआ, आपको याद होगा एक प्रोटोजोआ, बहुत कॉमन प्रोटोजोआ का एग्जांपल देकर के मैंने पढ़ाया था जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम क्या करता है आपका जो है वो एक डिजीज है दैट इज कॉल्ड एज मलेरिया, मलेरिया कॉज करता है। तो प्रोटोजोआ के अंदर और ये प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है बेटा? फिजन होता है। यहाँ पर देखो इस तरीके से दिया हुआ है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो हो नहीं सकता, ये प्लांट्स के अंदर होता है। फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन मोस्टली एल्गे वगैरह में देखने को मिलता है। स्पोर फॉर्मेशन मोस्टली आपको जो है वो फंगाई में देखने को मिलता है। तो द करेक्ट आंसर इज बाइनरी फिजन। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। ये क्लास में आपको याद होगा कि मैंने इस चीज की बात करी थी कि प्लाज्मोडियम किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 स्टेट्स व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉप रोटेशन। फिर से क्रॉप रोटेशन, अरे उसका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का आ गया। तो देख रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉप रोटेशन, का क्या पर्पस होता है? तो सबसे पहले याद कर लें कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि सर अलग अलग सीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स लगाई जाती है जिनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि एक सीजन में आपने वीट लगाया, दूसरे में आपने कोई भी लेग्यूम लगा दिए। तो इसमें क्या होता है, वीट आपका इंटेक करता है किस चीज का? नाइट्रोजन का। तो सॉइल के अंदर से नाइट्रोजन की कमी हो गई। अगले ही आपने सीजन में क्या लेग्यूम लगा दिया, ये क्या करता है, इसके पास राइजोबियम इसके रूट्स में प्रेजेंट होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ। तो राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है। आपके नाइट्रोजन दोबारा से रिप्लेनिश हो गए जो कि वीट ने इस्तेमाल कर दिया था, ठीक है। दोबारा से नाइट्रोजन आ गया, आपने फिर इस तरीके से कर दिया। तो ये जो है इस तरीके के क्रॉप पैटर्न में जो है लगाया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉप रोटेशन। तो यहां पर क्या कर रहा है, टू मैक्सिमाइज यील्ड ऑफ अ सिंगल क्रॉप। एक सिंगल क्रॉप की तो बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहां पर, तो ये पॉसिबल नहीं है। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, डिजीज की कोई बात ही नहीं हो रही है यहां पर। टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन की भी कोई बात नहीं हो रही है। टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही बात है कि यही चीज कर रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने अभी देख लिया कि हाँ नाइट्रोजन को वो रिप्लेनिश कर दे रहा था। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर बेटा। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन। पूछ लिया कि विच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। क्रॉप प्रोडक्शन से अगेन सेम क्वेश्चन आ गया कि सोइंग ऑफ सीड के लिए क्या चीज की जरूरत होती है। हो की बात कर ले तो हो का दो फंक्शन होता है। एक हम लोगों ने देखा था कि सर टिलिंग होता है यानी कि लूजनिंग ऑफ सॉइल। दूसरा काम इसका वीडिंग में भी होता है यानी कि वीड को उखाड़ करके फेंकने के लिए। प्लो का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ये टिलिंग के लिए काम आता है, या फिर उसको प्लोइंग हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। प्लोइंग या फिर टिलिंग के काम आता है। रेक ऐसा कुछ होता नहीं। सीड ड्रिल आपका जो है वो क्या होता है बेटा, सीड को बोने के लिए काम आता है, सो करने के लिए। इस तरीके से आपका होता है नॉर्मल। पहले इस तरीके से फनल हुआ करता था, उसको सीड ड्रिल की तरह काम करते थे। तो अब उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके के पैटर्न ट्रैक्टर में पीछे लगा करके यहाँ पर ऐसे करके बना लिया जाता था। इसके अंदर डाला जाता था सीड्स और अच्छे खासे डेप्थ पे जो है वो जाकर के अंदर पहुंच जाता था। तो वी हैव द करेक्ट आंसर एज सीड ड्रिल। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। ओके, आई होप दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो ये आपके अगर क्वेश्चन थे बेटा आपने देखे तो लास्ट ईयर बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। यही चीज मैं आपको बता रहा था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास कितने थे, 30 थे क्वेश्चन। और 30 में से 17 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से आए थे। ओके, और एक एक सवाल जो था वो वही से आया है जो मैंने पढ़ाया है आपको, जो मैंने आपको क्लास में डीपीटीज कराई है।
जो मैंने संडे में टेस्ट करवाए हैं वो सारी की सारी वही चीज वहीं से आई हैं। और एक खास चीज क्या है जो आजकल आपकी चल रही है, दैट इज योर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज से भी उठ उठ के सीधे सीधे क्वेश्चंस जो है वो आ गए हैं। इसकी क्लेम की मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप लोग जा करके जो है वो यूट्यूब पे देखिए कि 100% क्लेम है कि जो चीज हमने बनाई है, जो चीज पढ़ाई थी, जो क्वेश्चंस कराए थे, वही डायरेक्ट उठ करके जो है वो वहां पर आ गए थे। इसी तरीके से अभी 11th का भी एंट्रेंस हुआ है, उसमें भी सारी वीडियो बना दी है कि कहां कहां से कौन कौन से क्वेश्चन आए, मेरे कौन कौन से लेक्चर्स आए, वो सारी चीजें आपकी क्लेम है। तो ये बात इस वजह से मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एडु एक्सेल आपको यही गारंटी देता है कि जो यहां पर पढ़ाया जा रहा है बेटा वही सारी चीजें आ रही हैं। सो आपको क्या करना है, जो भी चीज पढ़ाई जा रही है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट अगर सर बता रहे हैं तो उस चीज को नोट कीजिए। खाली बायोलॉजी में नहीं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है, हर एक चीज में उन्हीं चीजों को आप कॉपी करिए, उन्हीं चीजों को आप फॉलो करिए और इंशाल्लाह आपका एंट्रेंस जो है वो हो जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।